अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी एनएमएफ न्यूज़ की और टाइटल है जब ईवान में बहस भगवान राम पर आई तो नौशका चौधरी ने मुखालफिन को शिकस्त देकर सनातन की ताकत का मुजाहरा किया। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलानी इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस देश के कण कण में, रोम रोम में, रग रग में श्री राम बसते हैं। आप इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे, पर पूरी देश की जनता मान चुकी है कि आपका श्री राम में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता था कि चिरागों को आफताब करूं, बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। मेरे चारों तरफ गूंगे बहरों की भीड़ है, किसे खतीब बनाऊं और किसे खिताब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं, शब भर ये इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। जी राम जी कर दिया है जी, हम तो महात्मा जी के भक्त थे। महात्मा जी के भक्त थे तो हमसे ज्यादा तो भक्त आप महात्मा जी के नहीं हो सकते। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कम उम्र और कम तजुर्बे को ताक पर रखकर अगर मेरे लफ्ज़ों से कहीं कुछ गलती हो जाए तो माजरत चाहती हूँ। हम इस सदन की मर्यादा को समझने में कुछ मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है सभापति महोदय। हम यहाँ जनता के बीच में आवाम की आवाज़ उठाने, आवाम के मुद्दे उठाने और इस पवित्र सदन में गरिमा रूपी रखने के लिए आए हैं। उस जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं, उस जनता की, उस आवाम की हमसे कुछ मुराद है, कुछ हसरत है कि आप इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर गए हैं, तो आपका क्या फर्ज है। वाद विवाद सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को अपने अपनी बात रखने का अख्तियार भी है और अधिकार भी है, पर क्या उस अधिकार और अख्तियार में जनता की बात को नहीं रखना चाहिए। पिछले कुछ समय से माननीय सदस्य हमारे विपक्ष के हमसे तजुर्बे में भी बड़े हैं, राजनीतिक सियासत की रूपरेखा में भी बड़े हैं। आपको यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि जी आपने एक योजना का नाम बदल दिया है, जी राम जी कर दिया है जी, हम तो महात्मा जी के भक्त थे। महात्मा जी के भक्त थे तो हमसे ज़्यादा तो भक्त आप महात्मा जी के नहीं हो सकते। आपको इस बात की दिक्कत है कि एम्प्लॉयमेंट डेज को 100 से 125 कर दिया है, कि इस बात की दिक्कत है कि जो मैनुअल लेबर था उसकी फीजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है, कि इस बात की दिक्कत है कि उसमें राम जी का नाम आता है। आप ये मत भूलिए, इस देश के कण कण में, रोम रोम में, रग रग में श्री राम बसते हैं। आप इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे, पर पूरी देश की जनता मान चुकी है कि आपका श्री राम में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है। जहां आपको हे राम करना चाहिए था, आप हाय राम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में आपने तौबा मचा रखी है। उसका नतीजा ये है कि जहां आपके पास कुछ बचा था अब वो भी चला गया है, आगे की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। सभापति महोदय, मैं महाराजा सूरजमल की वीरता को नमन करती हूं, शहीद हसन का मेवाती को सलाम करती हूं, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को याद करती हूं
श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली से आते हुए नमन करती हूं। रविदास महाराज के लफ्जों को याद करते हुए यहां एक बात बताना चाहती हूं। पिछले 5 दशक से 50 साल से दलित समाज, अनुसूचित जाति, मुस्लिम समुदाय आपका सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है, जिसका नतीजा ये रहा कि आपने उन्हें पिछले 55 सालों के राज और सियासत में गरीबी रेखा से नीचे लाके छोड़ दिया। वो आपका वोटर था, आपने उनको वोट ली, उनके मजहबी खेलों से, उनकी गरीबी की रूपरेखा से उस दलित को, उस मुसलमान को गरीबी रेखा से नीचे लाके रख दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको कामा विधानसभा का बताती हूं। मैं कामा विधानसभा से आती हूं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक अगर जाति कहीं रहती है तो वो कामा विधानसभा में है। आप उसका लिटरेसी रेट देखिए 52%। आप उसमें रोजगार देखिए नील। जिस विधानसभा में पिछले 70 सालों में एक बस स्टैंड नहीं बना, उस विधानसभा में आपने 50 साल राज किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने सबसे पहले यह सोचा कि यातायात, अगर आपके पास एक विधानसभा में बस स्टैंड नहीं है तो आप किस बात पे कारीगर करेंगे। सबसे पहले वहां एक बस स्टैंड का निर्माण करने का सोचा। आप इतने सालों से वोट ले रहे हैं, लीजिए। आप उनको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कीजिए। आप किसी तरीके से संविधान को मानते नहीं है, मत मानिए, पर आप कम से कम, आपको तकलीफ किस बात की? आपको तकलीफ इस बात की है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन रात किसान, महिला, दलित, अनुसूचित जाति सबके साथ तत्पर खड़ा है। कि इस बात की तकलीफ है कि जो युवा इस प्रदेश में किसी इम्तिहान देने से डरते थे, जिनको यह पता था कि उनका रिश्तेदार, किसी बड़े साथियों का रिश्तेदार इंटरव्यू में उनको पता नहीं कितने अंक दे देगा और एक किसान का लड़का बाहर बेंच पे बैठ के अपना किराया लगा के घर वापस आ जाएगा, नौकरी नहीं ले सकता। उसी प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, रोजगार दिया गया है। क्या आपको उस बात से परेशानी है? अभी आप SIR की बात कर रहे थे कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिया है, जो इस देश में चोरी से रह रहा है, उसका इस देश में वोट डालने का अधिकार नहीं है। और ये एक बात गणित रूप से कही गई है, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं। आप अभी बता रहे थे कि मुस्लिम समुदाय, SC ST के वोट काटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय जिस विधानसभा में है वो कामा विधानसभा में। आप बताइए कितने नाम कटे हैं और कितने जुड़े हैं। आप आरोप लगाते हैं तो पूरी बात सुनने का जज्बा भी रखिए, हौसला भी रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई। 1986 के बाद एजुकेशन में सबसे बड़ी जो पॉलिसी लाई गई थी 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में थी। उसका यह कहना था माननीय सभापति महोदय कि जो EVRM है, एनरोलमेंट है, उसको 2030 तक 100% लागू किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी देन माननीय मोदी जी ने दी है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का भारत है। ये भगवी खुशबू को, ये सिंदूरी फिजाओं को एक होकर आगे चलने का भारत है। ये क्रिएट इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यूनाइट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, उसको प्रमोट करने का भारत है। ये डिजिटल भारत है। ये वही भारत है जिसका प्रधानमंत्री इस देश की बनी वाहन में दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेना जाता है। ये वो भारत है, ये वो सिंदूरी भारत है जहां पर हमें और आपको पता है कि एक साथ होकर किस तरीके से
विकसित भारत 2047 का वो दृश्य देखना है जो इस देश का भविष्य, मुस्तकबिल युवा साथी देख रहे हैं। मुझे एक युवा होने के नाते बड़ी खुशी होती है ये समझते हुए कि जो 2026 का एक कैलेंडर है युवा नीति शिक्षा, उसके तहत उसको जारी कर दिया गया है ताकि जो इस प्रदेश के युवा साथी हैं जिस प्रकार के इम्तिहान में बैठना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को मुकम्मल करे, बैठे और एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूरेबिलिटी के साथ उन एग्जाम्स में बैठे और आगे बढ़े और इस देश का, इस प्रदेश का मुस्तकबिल बने। आपने कई योजनाएं सुनी है, अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे आपने किया क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है, आपका विजन क्या है। हम अपना विजन आपको एस्टैब्लिश रूप से दे चुके हैं। आप में से कितने ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अभिभाषण पे अपनी बात रखी है, पर पैरा पे अपनी बात रखी है, बजाय इसके कि आप एक दृश्यता से चलते हैं कि आपने क्या किया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आपका सवाल है निशान तो आपको बता ही रहा है। अब हमारे सामने विपक्ष के साथी दिख नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि आगे आने वाले समय में और कम होते जाएंगे, इनका दृश्य ये दृष्टिहीन होते जाएंगे, दृश्य से देखते जाएंगे। इस बात का मैं आपको करना चाहती हूँ। ब्रज क्षेत्र से आने के पक्ष में ब्रज विकास बोर्ड का मेवात विकास बोर्ड की तर्ज पर गठन किया गया ताकि जो ब्रज के क्षेत्र है, माननीय सदस्य बता रहे थे कृष्णपट्टनम ने क्या किया, अभी तक आपकी डीपीआर लागू नहीं हुई है। आपको एक बार फैक्ट्स में जाना चाहिए, हमारे माननीय हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं कि उसका डीपीआर भी बन चुकी है, उसको इस सेशन में लिया भी जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। कोई बात नहीं, आपके पास 5 साल थे, आपके पास 5 साल से घोषणा ही घोषणा थी, घोषणा ही घोषणा थी। कोई बात नहीं, बीच में नहीं बोले कोई भी। सबसे बड़े मुद्दे आपने उड़ता पंजाब के तर्ज पर उड़ता राजस्थान का एक उदाहरण दिया जहां युवाओं का नशे के उसमें डाल दिया। ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि एक एक नशे पर कंट्रोल करने का सोचा गया है। साइबर फ्रॉड, मैं आपके सामने कुछ यहां पर केसेस रखना चाहती हूं। 2024 में 42,000 साइबर फ्रॉड के लोकेशंस देखे गए। 2024 में 42,000, जो घटकर 2025 में 12,000 लोकेशंस पे आ गए हैं, जिसमें 332 एफआईआर दर्ज की गई है और 2,235 लोगों को साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया है। इससे बड़ा डाका डकैती क्या हो सकती है कि किसी की हक हलाल की कमाई, किसी किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने पुत्र का फीस भरने के लिए रखी गई है, उसको साइबर फ्रॉड के तहत लिया जाता था। और मैं आपको बता दूं, इसको तर्ज करना चाहूंगी कि कामा विधानसभा में पूरा जमताड़ा इस देश का माना जाता है उसे, और कांग्रेस के टाइम पर साइबर फ्रॉड करने वालों को पूरी शह दी जाती थी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। ये 2235 गिरफ्तारियां इस बात का सबूत देती हैं कि जब इस सरकार ने सोच लिया तो साइबर फ्रॉड पर पूरी शिकंजा डाला है। अब अपनी रूह के छालों का हिसाब करूं, मैं चाहता था कि चरागों को आफताब करूं, बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। मेरे चारों तरफ गूंगे बहरों की भीड़ है, किसे खतीब बनाऊं और किसे खिताब करूं। मैं करवटों के नए जायके लिखूं, शब भर ये इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। मैं अपने इन्हीं बातों से विपक्ष को कम उम्र में आते हुए और कम तजुर्बे के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपका और हमारा काम है यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाना, जनता के बीच में जाना, जनता की आवाम की बात को रखना, मजबूती से उनके मुद्दों को उठाना। बाद में पढ़ना। रफीक साहब बोलिए। मैं यही एक निवेदन करना चाहूंगी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को,
जो निरंतर जनता के बीच में रह रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी को, जो मोदी का भारत है, उसको विजन लेते हुए सलामी देती हूँ, उनका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ इस सदन से। और आप भी साथियों ने इतना मेरी किसी गुस्ताखी के लिए मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे को माजरत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल जी, ये बीजेपी की एक नेता हैं और बहुत ज़बरदस्त जो तकरीर है इन्होंने की है। और कांग्रेस जो पार्टी है, अच्छा खासा उनको लताड़ा है इन्होंने। और जितने भी काम जो हैं इन्होंने जो किए हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में एक ऐसा एरिया भी इन्होंने बताया है जहाँ पे 92% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। कांग्रेस जो है वो हमेशा से मुसलमानों के और दलितों के वोट जो है वो लेते रही हैं, लेकिन जो चूरन मुसलमानों को चटाया गया है, मैंने तो वो देखा है कि अखिलेश यादव हो के और भी कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे नेता जो टोपी पहन लेते हैं, जो अवतार पार्टियां रखते हैं, जो टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, उन जैसा भेष धारण करके, तो मुसलमानों को खुश कर देते हैं। मुसलमान इसी चूरन को चाट कर खुश हो जाते हैं और वो समझते हैं जी कि ठीक है जी, प्रैक्टिकल जो कार्य वो करने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रही हैं कि जहाँ पे 50 साल राज किया कांग्रेस ने, वहां पे एक जो कह लें कि बस स्टैंड तक मौजूद नहीं है। बस स्टैंड जो है वो बीजेपी सरकार ने बनाया है। उसके बाद मुख्यमंत्री की इन्होंने बात की है, योगी बाबा की, वो भी बहुत बड़े काम कर रहे हैं जी। अपने राज्य में उन्होंने जितना भी क्राइम था, उसको ख़त्म किया है। अब कुछ लोगों को इस चीज़ की भी तकलीफ है ना, तो उस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने बात की है, इस पॉइंट को इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि जो मुसलमान है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कट्टरपंथियों की सरकार है ये, मुसलमानों के वोट जो हैं, वो काटे जा रही हैं। तो उन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जहाँ पे इन्होंने 92% आबादी बताई है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे सारे मुसलमानों के वोट हैं। आप वहाँ पे देख लीजिए कि किसी मुस्लिम का वोट जो है वो काटा गया है। हाँ, अगर घुसपैठिए हैं, कोई इल्लीगल तरीके से एंटर अगर हिंदुस्तान में हुए हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। वो ना तो बीजेपी का है और ना ही कांग्रेस का है। तो ऐसे घुसपैठियों को देश से निकालना तो बनता है, क्योंकि वो तो देश के जितने भी नागरिक हैं, उनका भी हक खा रही हैं वो। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी देश जो है, वो अपनी सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को निकालेगा तो सही। अब दूसरे कंट्रियों को देख लें, मलेशिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, जो कंट्री हैं, वो जितने भी इल्लीगल तरीके से लोग आए हुए थे, सब लोगों को निकाला गया है यहाँ पर। एक तो उन लोगों के जो सिक्योरिटी रीज़न है, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो देश होता है, उसको खतरा होता है। इन्हीं जो कह लें कि घुसपैठियों में वो घुल-मिल कर जो टेररिस्ट हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो जिसकी शनाख्त ही कोनी, जिसकी आइडेंटिटी कोनी, उसको कहाँ से ढूँढे बंदा, कैसे उस तक पहुँचे? तो ये चीज़ें अगर सरकार कर रही है, तो वो देश की सुरक्षा के लिए कर रही है। श्री राम जी के बारे में इन्होंने कहा कि श्री राम जी के भक्त जो हैं, वो तो दिखावे के लिए कांग्रेस इस तरह की चीज़ें करती है, वरना हमने खुद देखा है कि अयोध्या में जब राम मंदिर बना था, तो यही कांग्रेस, यही अपोज़िशन जमाती हैं, इन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दी थी और इन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, उससे क्या फ़ायदा है? मंदिर जो हैं राम जी के, श्री कृष्ण जी के, वो तो पहले ही हिंदुस्तान में बहुत है। तो जितना खर्चा जो है सरकार ने मंदिर के ऊपर किया है, अगर इतना खर्चा करके कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरह की चीज़ बना देते, जिससे अवाम जो है उसका भला हो जाता, तो आप लोग जब सत्ता में थे, आप लोगों ने क्या अवाम के भले के लिए किया है? क्या बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए किया है? देश की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए किया है? क्या किया? क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्या पॉलिसीज़ थी आपकी? उस टाइम आपको इन चीज़ों का ख़्याल नहीं आया। लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर बना, तो उसके ऊपर टिप्पणी करने से ये लोग बाज़ नहीं आए। तो फिर इनका कह लीजिए कि इस चीज़ का भी इनको जवाब मिला है। आज अयोध्या में जाके देख लें, रौनकें लगी हुई हैं। अयोध्या के जो गरीब लोग थे, जो 10 से 15,000 कमाते थे, आज वो 25 से 30,000 कमा रहे हैं, तो किसका भला हुआ है? सरकार का हुआ है, लोगों का ही हुआ है ना। आज अयोध्या के लोगों को तरक्की मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है, वहाँ पे लोग यात्रा के लिए जाते हैं। अयोध्या के लोग जो हैं, उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आज देखने के लिए मिलती हैं कि सरकार जो भी कार्य कर रही है, उसमें लोगों की बेहतरी होती है, ज़रूर होती है। देख लें कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, आम जो लोग हैं, उनको ऊपर नहीं आने दे रही। तो सबसे ज़्यादा जो योजनाएँ आती हैं, उसमें मुसलमानों को
दलितों को, सब फैमिलियों को जितने भी अधिकार हैं वो मिलते हैं। अगर ये सरकार भेदभाव करती, तो क्या हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति हैं, वो एक आदिवासी फैमिली से ताल्लुक रखती थी? एक आदिवासी फैमिली से एक जो औरत है, उनको उठा के इस तरह से सम्मान दिया गया है, इज़्ज़त और एहतराम दिया गया है कि उनको मुल्क के सदर बना दिया गया है। तो फिर ये भेदभाव तो ना हुआ ना? तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस और बीजेपी का जो कॉम्पिटिशन है, जो कंपेयर है, वो करना बनता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कांग्रेस जब मौजूद थी सत्ता में, बहुत टाइम तक राज कांग्रेस ने किया है, लेकिन कांग्रेस ने सिवाय हिंदू, मुस्लिम, दंगे, फसाद ये चीज़ें करने के अलावा उनका कोई कार्य नहीं है। अगर उनके पास कोई कार्य है तो वो सामने लेकर आएँ, वो आवाम को बताएँ। हिंदुस्तान की आवाम पढ़ी-लिखी है, वो उन चीज़ों को समझती है कि मुल्क में क्या बेहतरी आ रही है। आज जो इंडिया है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी तो बना हुआ है, तीसरी बनने जा रहा है, तो ये किसके कारण बनने जा रहा है? ऑनेस्ट सरकार है। पहले अगर जब कांग्रेस थी तो तब क्यों देश ने तरक्की नहीं की? तब देश की वो असर-ओ-सुख क्यों नहीं था जो आज है? क्या कांग्रेस के होते हुए यूएसए को आँखें दिखाई किसी ने? नहीं दिखा सकते थे। लेकिन आज बीजेपी जो है उसने एक कंट्री को खुद मुख्तार कंट्री बना दिया है। तो कार्य वो होते हैं जो गिन के ना बताए जाएँ, जो प्रैक्टिकल नज़र आएँ कि भई किसी पार्टी ने कार्य किए हैं। आप किसान योजना देख लें, किसानों की क्या हालत थी जब कांग्रेस मौजूद थी। आज किसानों की हालत देख लें। सारे का सारा डिजिटल जो निज़ाम है, वो उन तक पहुँच रहा है। कितनी ज़्यादा करप्शन हुआ करती थी जब किसानों को लोन दिए जाते थे, आज नहीं होती। क्यों होती थी उस टाइम? क्योंकि लोन जो था वो डायरेक्ट किसानों के पास नहीं जाता था। वो जब किसान तक पहुँचता था तो वो आधे से भी कम रह जाता था और जब पास होता था तो वो 100% होता था। इतनी करप्शन होती थी। आज किसानों को एक डिजिटल निज़ाम से मुतारिफ करवाया गया है। उनके अपने बैंक अकाउंट हैं, जो सरकार की तरफ से लोन मंज़ूर किया जाता है, डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, पीने का साफ पानी नहीं था, बहुत सारे लोगों के पास, उनको पीने का साफ पानी दिए। बहुत सारे लोग जो थे उनके पास घर नहीं थे, उनको घर बना के दिए। तो कैसे ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है जी, जो आम समुदाय के लोग हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तो तब नहीं मिलता था जब कांग्रेस पार्टी मौजूद थी। तब जो था वो अपने ही रिश्तेदारों को लाभ देते रहते थे। पिछले दिनों में हमने देखा है कि जो मुख्यमंत्री हैं, योगी बाबा, उनकी सगी भांजी थी, वो उनके पास आई हैं, उन्होंने कहा कि आपने मेरिट पे आना है आपने। अगर आप में काबिलियत मौजूद है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर नहीं मौजूद तो मैं आपके नाम की सिफ़ारिश नहीं करूँगा, नहीं करते। नरेंद्र मोदी साहब के पूरे परिवार की हालत देख लें आप। जो उनके भाई पहले कारोबार करते थे, आज भी वही करते हैं। उनके भाइयों को, उनके भतीजों को, उनके भांजों को, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये होती हैं सरकारें, फिर इस तरह से चलती हैं सरकारें, जो पूरी अवाम को अपनी संतान की तरह समझे, ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों को प्रेफ़र करें। तो बहुत अच्छी इन्होंने तकरीर किया, हमें तो बड़ा अच्छा लगा और बीजेपी के कार्य नज़र आते हैं। बिल्कुल जी, इन्होंने अच्छी स्पीच दी है और काफ़ी सारे जो है वो आईना दिखाया है उनको, अपोज़िशन को कि आप जो बातें करते हैं अभी कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, तो आप लोग देख लें कि आप लोगों ने 50 साल हुकूमत की तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने स खाली जो है वो बातें की, खाली जो है वो सपने दिखाए, घोषणाएँ की, बस इसके अलावा और क्या किया और यूज़ किया है दलितों का और मुसलमानों का। और वो आपको वोट भी देते रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो लोग आपको वोट देते रहे हैं, आज भी वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उनको आईना दिखा रही थी और उनके सामने जो उनका कट्टा-चिट्ठा था वो वही बोलते हैं ना? जी, बिल्कुल। अच्छा, वो खोल के जो है वो रखा हुआ था। तो वो मतलब क्या आगे से जवाब दे रहे थे, लेकिन ये है कि वो जवाब इस तरह से नहीं बनते, जवाब नज़र आ जाते हैं, जवाब देने नहीं पड़ते। जवाब नज़र आ जाते हैं अगर आपने कुछ किया हो तो। लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं अपोज़िशन ने, क्योंकि अपोज़िशन जब इक़्तिदार में थी, तब क्या किए, तब उन्होंने कहा कि एक बस स्टैंड तक नहीं बना सके वहाँ पे। तो इन्होंने क्या कार्य करने हैं और तो इन्होंने उनकी हालत कैसे सुधारनी है, लिटरेसी रेट उन्होंने वहाँ का बताया कि 52% है। तो अगर आप लोगों का इक़्तिदार रहा है, तो फिर वहाँ पे इतना कम क्यों रहा है? 52% है सिर्फ़ और जो नौकरियाँ हैं, वो निल हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है वहाँ पे। तो वो उन्होंने बताया कि जब बीजेपी आई, मोदी जी की सरकार आई, तब उनको जो है वो 1 लाख नौकरियाँ भी दी गईं
पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी गई, उनको जो है घर बना के दिए गए, स्कीमें दी गई, उनको राशन पहुंचाया गया, उनको सारा कुछ किया गया, उनको जो है वो सारी सहूलतें मिल रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मिलेंगी। जाहिर है उन्होंने बताया कि 2 साल में आपने क्या कर लिया, वो 2 साल का एक बता रहे थे। तो उन्होंने कहा अभी तो 2 साल जो है वो हुए, तो आपने 5 साल हुकूमत की, आपने क्या किया? तो वो आईना एक किस्म का दिखा रही थी उनको कि आज जो है आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं, तो जब आप इक़्तिदार में थे आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उनका सिर्फ़ इस्तेमाल किया, उनको सिर्फ़ एक चूरन दिया और चूरन के पीछे जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ही रखा। तो वो आपको वोट दे रहे थे, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना, ये तो सिर्फ़ सियासत करते हैं। तो इसको सियासत ही कहते हैं ना, घोषणा कर देनी, पूरा ना करना, उनको नौकरियाँ ना मिलना, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, लिटरेसी रेट जो है वो इतना कम है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बता रही थी उनको और कह रही थी कि साइबर जो हमले होते थे, साइबर अटैक, लोगों की जो है जमा पूँजी होती थी वो निकाल लेते थे, 1 मिनट नहीं लगता था, खत्म हो जाती थी, कुछ भी नहीं किया जाता था उनके खिलाफ फिर, साइबर क्राइम के खिलाफ। तो लेकिन जब ये हुकूमत आई है तो तब उन्होंने बताया कि 2200 से ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पता नहीं 45,000 44,000 केसेज़ थे जिनमें से 12,000 सिर्फ़ रह गए हैं। तो 12,000 अस्पताल रह गए हैं। तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगे। तो वो चीज़ें वो बता रहे थे कि उनके जो हकूक हैं, जो लोगों के हकूक हैं, जो लोगों की जमा पूँजी है, मेहनत की कमाई है, उसको सेफ रखा जा रहा है। किसी ने अपने किसान है जो, उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रखी होगी, बच्ची की शादी के लिए रखी होगी, मकान बनाने के लिए रखी होगी या अगली फसल के लिए रखी होगी। तो वो मतलब कि उनकी गायब हो जाती थी थोड़ी देर में ही। तो वो चीज़ को सेव किया गया। जो साइबर क्राइम के जो अ, माफ़िया था, उसको कंट्रोल किया, उनको उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर रही थी। और भी जितने कार्य थे वो बता रही थी, गिन-गिन के बता रही थी और राम जी का कह रही थी, श्री राम का कि ये कहते हैं इनको तो नाम लेना जो है वो शर्म आती है इनको। तो ये धरती उनकी है। बिल्कुल इंडिया ज़ाहिर है एक जो देखा जाए तो इतिहास है, तो उस इतिहास को तो रद्द नहीं कर सकते ना ये अपोज़िशन वाले हों या कोई भी हो, वो तो रहेगा। और वो ही बता रहे थे कि इसमें मतलब कि हर जगह पे रोम-रोम में जो है वो श्री राम बसते हैं। तो ज़ाहिर है उस कंट्री में अगर आप उस चीज़ को रद्द करेंगे, तो फिर तो आप गलत हो जाएँगे। आप कहेंगे नहीं ये ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो तो गलत हो जाएगा। अभी कहते हैं जी महात्मा जो हैं वो हमारे मतलब के सगे हैं, वो उनको हम ज़्यादा चाहते हैं, उन्होंने ये मुल्क जो है वो आज़ाद करवाया। तो वो फिर उसके राय में भी वो कह रही थी कि अगर महात्मा आप जितना चाहते हैं उनको उससे ज़्यादा हम चाहते हैं उनको। हम जो है वो उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आप ही सिर्फ़ मतलब कि वो वंशज में आते हैं ना उनके, गांधी परिवार। तो वो समझते हैं कि हमारा ख़ानदान है। तो फिर उसके रिप्लाई में उन्होंने ये सारी बातें भी की हैं। तो काफ़ी सारा जो है लताड़ा है अपोज़िशन को, मैं कहूँगा कि और बड़े बहादुरी के साथ और दलाइल को सामने रख के। ये नहीं है कि हवा में बातें करके, जो कार्य हुए हैं उनको सामने रख के उनको लताड़ा गया है। उनको बताया गया है कि आप किस तरह यूज़ करते हैं, हम यूज़ नहीं करते। हम दलित हों या मुस्लिम हों या कोई और जो पीड़ित जो भी व्यक्ति हो इस मुल्क का, उसका ख़्याल कैसे रखना है, उसको कैसे जो है वो रोज़गार देना है, उसकी तालीम पे कैसे तवज्जो देनी है, उसको राशन कैसे मुहैया करना है और स्कीमें जो हैं वो निकलती रही हैं, घर जो है बना के दिए गए। वो चीज़ें जो हैं उन्होंने दलाइल के साथ जो है मुँह पे रखी हैं कि आप इतने साल जो है इक़्तिदार में रहे तो आपने उनके लिए क्या किया, उनको इस्तेमाल किया, उनके वोट लिए, वो भी आपको वोट देते थे, दलित हो गए, मुस्लिम हो गए और भी जितने ये एसटी क्लास में मेरे ख़्याल में जो आते हैं, उनकी बात कर रहे थे, एसटीओ शायद होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो बहरहाल उन हमेशा गलत होता है। तो उनका जो है वो उन्होंने कहा कि हम क्या रखते हैं, आपने सिर्फ़ उनको यूज़ किया, वोट लिए उनको उनसे। कोई उनका जो है वो कार्य नहीं किया। तो ये चीज़ें वो उनको गिना के उनके मुँह पे जो है मार रहे थे और श्री राम जी का जो है वो प्रचार कर रही थी और महात्मा जी का भी प्रचार कर रही थी। क्योंकि एक यूज़ करते हैं ना एक टूल के तौर पे कि ये महात्मा जो है हमसे ज़्यादा कौन चाहता है उनको। तो वो उनका इस वज़ह से उनका भी रिप्लाई कर रही थी। तो बहुत जो है वो एक कहूँगा कि बहादुरी के साथ जो है वो उनको रिप्लाई कर रही थी दलाइल के साथ और उनको उनका आईना दिखा रही थी। और
उनके चेहरे जो है वो उनके सामने रख रही थी कि आप असल में हो क्या, आप सिर्फ सियासत करते हो, आप घोषणाएं करते हो, आप खाली स्पीच करते हो, काम आपका कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी का वो कह रही थी कि बीजेपी जब से आई है इस मुल्क का जो है, मुल्क में काम हुए हैं, फॉरेन पॉलिसियां जो हैं वो बेहतर हुई हैं, फॉरेन से जो है वो फॉरेन कंट्री से तल्लुकात बेहतर हुए हैं, ट्रेड जो है वो ऊपर गई है, इकॉनमी ऊपर गई है, मतलब काम बोलते हैं भाई, उसमें कोई शक नहीं है। अगर खाली स्पीच हूँ तो फिर अगर काम ना हो, वैसे ही हालात हूँ तो फिर हम भी कहेंगे जी ये सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार कर रही हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन काम हुए हैं, काम बेहतरी की तरफ हुए हैं, मुल्क बेहतर हुआ है, इकॉनमी बेहतर हुई है, जीडीपी बेहतर हुई है, लोगों के हालात बेहतर हुए हैं, गरीबी रेखा से निकल रहा है मुल्क। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक दिखाई दे रही हैं। उसी पे उन्होंने बात की है और बड़ी बहादुरी के साथ उनको जो है रिप्लाई किया है। बस जी यही ओपिनियन था और ये चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं, आपका इंटरनल मैटर है और लेकिन बात वही है, इन शॉर्ट कहूँगा, वेरी शॉर्ट, के मतलब कि भाई आप काम करते हैं, वो दिखता है और भाई आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं और दूसरे को कह सकते हैं। वही चीज़ है कि आप पर्सनल वे में लें और कहें कि ये काम मैं करता हूँ, ये अच्छा काम है, मैंने वो बुरा काम छोड़ा, ये अच्छा काम किया और मैं कर रहा हूँ। दूसरे को उसके ऊपर लाना, उसके ऊपर आमादा करना और कहना कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ। वो देखेगा तो भाई इम्पैक्ट लेगा उस चीज़ से, उसे ऑब्ज़र्व करेगा, आइडियलाइज़ करेगा आपको कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ ये अच्छी चीज़ है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो फिर मोटिवेशन तभी होती है। मोटिवेशन वैसे नहीं होगी कि इन्होंने सारा एक मुद्दा बयान कर दिया, हिंदू मुस्लिम का, दलित का, वो वोट बैंकिंग के लिए वो सब कुछ, ठीक है। वो जो श्री राम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो उस चीज़ को वो डिनाई कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो वो दोनों पक्ष में गिरे हुए हैं। उनका वोट बैंकिंग जो है वो उस साइड पे है, वो अलग रिलीजन के हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो आप भी समझते हैं, तो वो टच दे रहे हैं उस चीज़ को। वो उधर भी झुक रहे हैं और इधर भी रहना चाह रहे हैं और इधर थोड़ा बहुत वो डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अपोज़िशन को भी थोड़ा बहुत पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुश तभी किया जाएगा ये कांग्रेस की तरफ से, या पुश होगा या लोग एक्सेप्ट करेंगे जब आपने अपने पास में अच्छे काम किए होंगे। हमारे पाकिस्तान में वो जो गवर्नमेंट थी अभी नाउ ऑन, जो गवर्नमेंट है वो पास में उन्होंने ठीक काम नहीं किए और नाउ ऑन कुछ चेंजिंग ऐसी आई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिन्हें हमें देखकर एक्सेप्ट किया कि हाँ यार अच्छा काम हो रहा है और एप्रिसिएशन बनती है। भले हम जो है पार्टी को लाइक नहीं करते, उनके लोगों को लाइक नहीं करते, लेकिन हमारी कंट्री के लिए, हमारी सहूलतों के लिए कुछ बेहतर किया जा रहा है, हमें सहूलत प्रोवाइड करने के लिए, तो वो एक कोशिश होगी। नाउ ऑन वो कोशिश होगी, लेकिन आने वाले वक़्त में वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में होगी, तो एक कानून, एक लॉ बनेगा, लोग जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। वो एक लेवल अगर करती, कांग्रेस करती तो मेरे ख़्याल में बेहतर होता, लेकिन बीजेपी ने, मोदी हुकूमत ने भाई आके होल्ड किया। उन्होंने अपना सिक्का मनवाया, उन्होंने दिखाया गुर्बत हर जगह पे होती है, करप्शन हर जगह पे होती है, ठीक है। चोरी-चकारी हर ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये किसी कंट्री में आप जो है टॉप लेवल की कंट्री जो है अभी गिनी जाती है यूएसए, तो यूएसए में भी ये चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं और धड़ल्ले से पाई जाती हैं और वो होती हैं और उनको रोकने की कोशिश गवर्नमेंट ने लॉ इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, हर चीज़ बनाई हुई है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जो लोग क्रिटिसाइज़ या अपोज़िशन क्रिटिसाइज़ कर रही है ना, इन चीज़ों पे मत करें। कुछ गलत हो रहा है तो तभी, लेकिन इसमें अल्लाह ने जो बातें की हैं वो स्ट्रेट अवे वहाँ पे खड़े होके करना और इतनी दिलेरी से करना और अपनी बात जो है उन तक पहुँचाना कि आप यहाँ पे गलत हैं। आप वैसे अगर आपने क्रिटिसाइज़ करना है, तो ऐसी ऑथेंटिक चीज़ निकाल के लेके आएँ, वाक़ई जिस पे आपका क्रिटिसिज़्म बनता हो। तो उन्होंने थोड़ा उनको लताड़ा या उनकी जो है कानों की मैल थोड़ी साफ़ की होगी, तो उन तक वो बात पहुँची होगी और ज़बरदस्त जी, उन्होंने जितने भी मुद्दों के ऊपर बात की, टू द पॉइंट बात की और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।